प्रयोगवादी हिंदी कविता और नई कविता, ये दोनों आंदोलन आधुनिक हिंदी काव्यधारा के अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं। इन आंदोलनों से हिंदी के बड़े बड़े कवि, प्रख्यात कवि जुड़े रहे और अपना महत्वपूर्ण योगदान करते रहे। तार सप्तक एक महत्वपूर्ण क्रांति पैदा करने वाला आंदोलन बन गया और इस प्रयोगवादी काव्यधारा और नई काव्यधारा को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस प्रयोगवाद की पहचान का मुख्य आधार, उसकी आधारशिला तार सप्तक ही बना। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक क्रमशः सन 1951 में और 1959 में प्रकाश में आए। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, और इन्होंने इस वैचारिक श्रृंखला को आगे बढ़ाया। जो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन था वह एक वाद के रूप में, एक इसकी जो कालावधि है सन 1944 से सन 1953, उसके बीच में यह काव्य आंदोलन हिंदी कविता को नई दिशा देने में जुटा रहा। सन 1954 ईस्वी से इस आंदोलन का पर्यावसान नई कविता में हो गया। वो कवि जो प्रयोगवादी थे वो धीरे धीरे नई कविता आंदोलन से जुड़ते चले गए। नई कविता का समारंभ 1954 में स्वीकार किया गया, जबकि तीसरा सप्तक सन 1959 में प्रकाश में आया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, इसी क्रम में चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ और सप्तकीय काव्य परंपरा, ये जो सप्तक काव्य परंपरा थी, इससे यह प्रारंभ हुआ। प्रयोगवाद धीरे धीरे नई कविता में आकर तिरोहित हो गया, उसी आंदोलन में आकर समाप्त हो गया। इस प्रयोगवादी काव्य आंदोलन काव्यधारा के जो अधिकांश कवि थे वही आगे चलकर नई कविता के पक्षधर बन गए और उन्हीं कवियों ने नई कविता आंदोलन में अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक भूमिका निभाई, जिसमें गिरिजा कुमार माथुर, जिसमें धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, ये वो कवि जो प्रयोगवाद में रहकर भी, प्रयोगवादी आंदोलन में रहकर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, कविता कर रहे थे। अब वो इस नई कविता काव्य आंदोलन के कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने लगे। प्रयोगवाद के कवि स्वयं को किसी धारा विशेष में, सीमा विशेष में, समय विशेष में बांधना नहीं चाहते। इसीलिए उनकी कविता में, विषय वस्तु में, संवेदना में, अभिव्यक्ति शैली में एक वैविध्य तो दिखाई देता है। इसी आधार पर उन्हें प्रयोगधर्मी कवि भी माना जाता है, क्योंकि वो नए नए प्रयोग करते रहे। उनकी कविता में आवृत्ति बहुत कम या ना के बराबर है। नवीनता की रचना प्रक्रिया में उनके प्रदेय को
विशेष रूप से देखा जाता है। इस नवीनता को उनकी विषय वस्तु में, कविता का जो कथा वस्तु है, उसका जो कथानक है, उसका जो कथ्य है और उसके शिल्प, उसकी विकास यात्रा को परंपरा से काटकर उसे नहीं देखती, उसे एक विकसित धारा से संबद्ध करती हुई चलती है। यही नवीनता विषय वस्तु को, उसके शिल्प को, उसके शिल्पगत विकास को, जो परंपरा चली आ रही थी उससे विच्छिन्न करके, काट करके नहीं देखती, बल्कि उसे विकसित करते हुए, गतिमान बनाते हुए उसे एक सुसंबद्ध स्वरूप प्रदान करने का कार्य करती है। अज्ञेय कविता का प्राण तत्व आत्मानुभूति को मानते हैं। इसलिए आत्मानुभूति कविता का प्राण तत्व आदिकाल से रही है। अज्ञेय ने भी उसी पर एक तरह से उसका प्रमाणीकरण करते हुए, और सौंदर्यानुभूति और इन सब के साथ साथ जीवनानुभूति, तो तीन तत्व, यह जिसकी चर्चा भारतीय काव्यशास्त्र में भरत मुनि से लेकर और पंडितराज जगन्नाथ तक हम देखें तो कविता की आत्मा क्या है, उसमें आत्मानुभूति, उसमें सौंदर्यानुभूति, उसमें जीवनानुभूति, इनकी चर्चा बार बार की गई है। मुक्तिबोध कविता का प्राण तत्व संवेदनात्मक ज्ञान के आधार पर स्व और जनमुक्ति के आह्वान को मानते, जबकि प्रयोगवाद के संस्थापक कवि अज्ञेय ने प्रयोगवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए तार सप्तक में स्पष्ट लिखा कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, इन तीनों युगों में देखें तो प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए। यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण भी करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया या जिनको अभेद्य मान लिया गया। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसी वस्तु, ऐसी वैचारिकता, उनकी खोज होनी चाहिए, उनका अन्वेषण होना चाहिए जहां तक अभी कवि समाज पहुंच नहीं पाया। जिन मुद्दों को, जिन कथ्य और कथानकों को कवि समुदाय भेद नहीं सका, अभेद्य मान लिया, वहां तक पहुंचने का काम इस धारा के कवियों ने किया। अज्ञेय ने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया कि इनके एकत्र होने का एक बड़ा कारण यही है कि वे किसी एक विशिष्ट विद्यालय या स्कूल के नहीं हैं और किसी मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं हैं। इसलिए वो अभी राहों के अन्वेषी, जिसकी चर्चा वो बार बार करते हैं, वो राही नहीं, राहों के अन्वेषक हैं। वो केवल चलते रहना नहीं चाहते, उन राहों पर चलकर वो कुछ खोजना, कुछ हासिल करना, कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्मों के विषय में, राजनीति के विषय में, कथावस्तु के विषय में, यहाँ तक कि शैली, छंद, तुक आदि, कविता में तुक भी होती है, उसके कवि के दायित्वों के प्रति और विषय में उनका अनेक प्रकार से आपस में मतभेद स्पष्ट दिखाई देता है। काव्य के प्रति अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है।
इस तरह प्रयोगवादी कविता की पहचान और उसके मुख्य बिंदु, उसकी तरफ जब ध्यान आकृष्ट किया गया तो हरासोन्मुख मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रों का अंकन यह प्रयोगवादी कविता की मुख्य पहचान थी। आत्मान्वेषण और आत्मानुभूति के साथ बाहर भीतर के द्वंद्व का चित्रण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की प्रतिबद्धता, अहम की अभिव्यक्ति के महत्व को रेखांकित करना, यौन वर्जनाओं के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त करना और नए प्रयोगों द्वारा निर्जीव तत्वों के स्थान पर सजीव का चित्रण करना। प्रयोगवादी सत्य को आगे बढ़ाकर सत्यान्वेषण की प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहते हैं। भाषा के नए प्रयोग, नए प्रतीक, नए बिंब, नए नए छंद, इनका रचनात्मक उपयोग करना चाहते हैं। इस तरह प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक में सन 1951 में जो कवि शामिल हुए उसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रत्येक सप्तक के प्रारंभ में संपादक और संस्थापक अज्ञेय ने भूमिका लिखी और प्रयोगवादी कविता के रूपाकार को, शिल्प को प्रतिष्ठित करने, स्पष्ट करने का काम किया। 1954 में जगदीश गुप्त के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं का एक अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता नामक काव्यांदोलन में परिवर्तित हो गया। इस तरह प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताओं में अहम की प्रवृत्ति और व्यक्तिवादी दृष्टि। अधिकांश कवियों की रचनाओं में व्यक्तिवादी दृष्टि का प्राधान्य मिलता है। बौद्धिक होकर भी यह कवि मन की गहराइयों को छूना चाहते हैं। अज्ञेय में यह प्रवृत्ति तुलना में अधिक है। व्यक्ति और परिवेश का यथार्थ चित्रण उनमें विधिवत विस्तृत रूप में मिलता है। हम देख सकते हैं कविता के रूप में, झील की कोख से उमड़कर फैल जाता है कोहरा, मनहूस बांझ सन्नाटा होता जाता है और गहरा। ये जो परिवेशगत यथार्थ है और व्यक्ति के निजी जीवन और अनुभवों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनको कवि चित्रित करता है। सूख चुकी घासें, सूख चुके पेड़ पात, नंगी हो चट्टानें भी धुंधके में दुबक गईं और अब कहाँ है प्रकाश का आकाश, वह मनहूसियत उस पर भी पुत गई। आगे लिखते हैं, इस तरह उदासी, निराशा, ऊब, हताशा ये कविता की वस्तु बनते हैं। इन कवियों के लिए प्रेम भौतिक अनुभूति मात्र है। इसमें वे उदासी, वेदना और निवेदन को व्यंजित करना चाहते हैं। सौंदर्याभिव्यक्ति के रूप में इन कवियों ने सौंदर्य को वस्तु और मूर्त, लौकिक और इंद्रिय रूप में अपनाया। अस्तित्ववाद के कारण सौंदर्य को क्षणबोध से जोड़कर स्वीकार किया। फ्रायड और युंग के मनोविश्लेषण से प्रभावित हुए उसे ग्रहण किया। यौन वर्जनाओं को कुंठाओं के प्रसंग में देखने का प्रयत्न किया। इन्होंने प्रभामंडल, ज्योति और अनदेखे अरूप सौंदर्य को भी बढ़ चढ़कर व्यक्त किया। इसीलिए मानसल सौंदर्याभिव्यक्ति के साथ साथ परवर्ती रचनाओं में आकर ये कहीं कहीं उदात्त होते हुए भी दिखाई दिए। अज्ञेय ने लिखा, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, रही न्योतती कोई आकर रौंदे। ये अज्ञेय जो है इस तरह से मनोभावों को, सामाजिक मनस्थिति को चित्रित करने में बहुत ही
सफल होते दिखाई देते हैं। बौद्धिकता की प्रधानता भी इस कविता में सर्वत्र दिखाई देती है। ये कवि बौद्धिकता के आधिक्य के शिकार प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं इसी कारण वे बेसिर पैर की कविता भी करते हैं। कहीं कहीं सहज ग्राह्य रचनाएं भी दिखाई देती हैं। शुष्क, अस्पष्ट और मात्र प्रदर्शन जैसा प्रतीत होता है। यौन वर्जनाएं और यथार्थ प्रस्तुति को अगर देखें तो प्रकृति को भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित करते हैं। घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद श्वासाहत चिरातुर, छा गया इंद्र का नील वक्ष, वज्र सा यदि तड़ित से झुलसा हुआ सा। ये जो चेतना है, यह फ्रॉइड की वह जो काम चेतना है उससे प्रभावित दिखाई देता है। कवि धर्मवीर भारती वासना का स्पष्ट चित्रण ही करते हैं। मुझे तो वासना का विष हमेशा बन गया अमृत, बशर्ते वासना भी हो तुम्हारे रूप से आबाद, मेरी जिंदगी बर्बाद। अब ये इस तरह की कविताएं प्रयोगवादियों ने, नई कविता के कवियों ने विशेष रूप से की। शिल्पगत नवीनता यह भी इनकी कविताओं में उद्घाटित हुई। कवियों ने शिल्प के धरातल पर परंपरा से हटकर काफ़ी बदलाव किए, भाषा के साथ खिलवाड़ किया, नई शैली, नई प्रतीक योजना, नया बिंब विधान इनकी कविता में स्पष्ट प्रकट हुआ। अज्ञे तो कहते ही हैं, प्रतीक मैले हो गए, इनका मुलम्मा उतर गया। शिल्प विधि के कारण प्रयोगवादी काव्य अपने पूर्ववर्ती काव्य से तुलना में समृद्ध और विलक्षण बन गया। नायिका की देह कनक चंपे की कली लगने लगी, ओठ दहकते दाड़िम पुष्प प्रतीत होने लगे। हम देख सकते हैं उपमानों में, सादृश्यों में ये जो कल्पना शक्ति है, ये किस तरह से उस यौन चेतना से जुड़ती है। कवि कहता है, तुम्हारे नयन पहले भोर की 2 ओस बूंदे हैं। इस तरह नई कविता तक आते आते हम देखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि नई कविता युग का संबंध इस नई कविता पत्रिका से, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने लिखा। विनय मोहन शर्मा ने नई कविता के विषय में स्पष्ट कहा, आज की कविता नवगीत, अकविता, विद्रोही पीढ़ी, भूखी पीढ़ी आदि नामों से पुकारी जाने लगी और इन नामों के साथ अपने को जोड़ने लगे। ये जो कवि थे जो इससे जोड़ रहे थे, वो नामधारी कविता से अपने को अधिक आधुनिक और नवीन मानने लगे। ये नाम पाश्चात्य देशों से उधार लिए गए। नई कविता के लिए हम अमेरिका के ऋणी हो गए। अद्यतन कविता को न्यू पोइट्री के नाम से अभिहित किया गया। विद्रोही कविता, भूखी पीढ़ी आदि, ये इन सब के नामों से उन्हें पुकारा गया। नई कविता एक ऐसा काव्य आंदोलन बन गया जिसमें अनेक छुटपुट आंदोलन सांस लेने लगे। यह विविध काव्य आंदोलनों का पक्षधर काव्य आंदोलन भी बना। परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा भी कि नई कविता को किसी एक दौर का समाप्त हो जाना, नई कविता का व्याप्त हो जाना नहीं है। नई कविता के संस्थापकों में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जगदीश गुप्त ने अपने एक निबंध में नई कविता, किस्म किस्म की कविता में नई कविता के साथ प्रचलित हुए अन्य अनेक नामों का उल्लेख भी विस्तार से किया। वो कहते हैं, यह सनातन सूर्योदयी कविता है, यह अपरंपरावादी कविता है, यह सीमांतक कविता है, युत्सावादी कविता है, कबीरपंथी कविता है, समाहारात्मक कविता है, उत्कविता है, अकविता है, अभिनव कविता है, अधुनातन कविता, नूतन कविता, नाटकीय कविता, एंटी कविता, निर्देश्यामी कविता, लिंगवादन मौतवादी कविता, एब्सर्ड कविता, गीत कविता, नव प्रगतिवादी कविता, सांप्रदायिक कविता, बीट कविता, ठोस कंक्रीट कविता,
कोलाज कविता, बोध कविता, मुहूर्त कविता, द्वीपांतर कविता, अति कविता, टटकी कविता, ताजी कविता और न जाने कितने नाम, अगली कविता, प्रतिबद्ध कविता, शुद्ध कविता, स्वस्थ कविता, नग्न कविता, गलत कविता, सही कविता, ऐसी तमाम तरह की ये जो नामकरण की परंपरा थी, यह वास्तव में इस बात की द्योतक थी कि इसके स्वरूप को लेकर, इसकी वस्तु को लेकर, इसके वैविध्य को लेकर, इसमें शामिल होने वाली नवीनता को लेकर इन सभी कवियों ने अपने अपने ढंग से इसको देखने का प्रयत्न किया। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने तो लिखा कि मेरी स्पष्ट धारणा है कि सन 60 के बाद की कविता में जो स्वर उगे हैं वे नई कविता में बीज रूप में वर्तमान रहे हैं और गौण भाव से प्रस्फुटित होते रहे हैं। ये स्वर नई कविता के मूलाधार नहीं रहे, किंतु नई कविता में सर्वथा विच्छिन्न थे और विरोधी स्वर के रूप में इनकी व्याख्या नहीं हो सकती, जैसा कि अकविता वाले कहते हैं। तो ये जो विचार कविता, अकविता, इस तरह के आंदोलन खड़े हुए, ये नई कविता की वस्तु से थोड़े अलग दिखाई देने लगे। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता के आगे उससे आगे गए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों, नए शिल्प विधानों का अन्वेषण भी किया गया। इस तरह नई कविता को प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसे काव्य आंदोलनों का विकास मानते हुए देखा गया, उसकी घोषणा की गई। उसमें जीवन के प्रति आस्था, उसमें क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि के प्रति सकारात्मकता, उसमें जीवन मूल्यों की स्वीकृति और जीवन की पूर्ण स्वीकृति, उसे भोगने की लालसा, जीवन की एक एक अनुभूति, एक एक सुख को सत्य मानने की वृत्ति, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये सब कुछ हम नई कविता में समाहित होता हुआ देखते हैं। नई कविता में संवेदनाएं, अनुभूतियां ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं। कवि अपने संस्कारों से प्रेरित होकर उन संवेदनाओं से, उन भावानुभूतियों से, उन जीवनानुभूतियों से जुड़ता है, आत्मसात करता है। इसीलिए उनकी कविताओं में कभी ग्रामीण चेतना समाहित होती है, कभी बाजरे की कलगी, कभी बिछी घास दिखाई देती है और कभी मशीन और कंक्रीट के ये भवन, ये सब दिखाई देते हैं। नई कविता में औद्योगिक नगरों की कुंठा और निराशा भी दिखाई देती है। प्रकृति और ग्राम्य जीवन की अकृत्रिम छवियां भी दिखाई देती हैं। यांत्रिक परिवेश को व्यक्त करती हुई कविताएं भी उद्घाटित होती हैं। नॉस्टैल्जिया की ये जो गृह आतुरता है, घर की स्मृति, ग्रामीण स्मृति, नदियों, झरनों, पहाड़ों, पशु पक्षियों का स्मरण, वह भी दिखाई देता है। कभी चूल्हा भी दिखाई देता है और कभी चूल्हे के पास बैठी हुई कुतिया भी दिखाई देती है। आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और उपेक्षित क्षेत्रों के दर्द भी उजागर होते हैं। पश्चिम के जीवन सत्यों का खुलासा भी होता है। इसलिए इसमें निराशा भी है, कुंठा भी है, मरण धर्मिता भी है और जिसके प्रेरक कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं, उस समाज रूपी कारणों के स्रोत भी इस कविता में उद्घाटित होते हैं। जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करने का प्रमाण, हम कौन थे, क्या हो गए, इसकी चिंता व्यावहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यावहारिक रूप से भी ये कवि करते प्रतीत होते हैं। नई कविता जीवन के मूल्यों को, उसके सौंदर्य को, उस सौंदर्य से उद्घाटित होने वाले प्रकाश को
वह खोजती हुई प्रतीत होती है। नई कविता में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, इन सब के मूल्यों को चुनौती देने का काम भी कवि करता है। नई कविता जीवन की नवीन अनुभूतियों को, नवीन चिंतन को, जीवन की असंगतियों को अनावृत करने की कोशिश भी करती है। उसमें सृजन की एक आकुलता, एक व्याकुलता भी दिखाई देती है। उसमें सृजन का विरोध तत्व नहीं है। इसीलिए नई कविता की विलक्षण विशेषता लोक संपृक्ति है। नई कविता जीवन के नए संदर्भों में उभरने वाली अनुभूतियों, सौंदर्य प्रतीतियों और चिंतन आयामों में संपृक्त बिंब ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। नई कविता की भाषा मुक्त भाव से सशक्त और अपनी मिट्टी की गंध लिए हुए प्रतीत होती है। उसके शब्दों में वह गंध दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है। उसके अपने बिंब, उसका अपना प्रतीक विधान, उसकी पौराणिकता, जो पौराणिकता को देखने की दृष्टि, इतिहास से लिए गए अनेक बिंदु और पहलू, उन सब को वो कवि जोड़ता चलता है। इसलिए नई कविता के कवियों का शब्द विधान भी विचित्र है। पहाड़ियों से घिरी हुई इस छोटी सी घाटी में ये मुंह झौंसी चिमनियां बराबर धुआं उगलती जाती हैं। ठूंठ, ठिठुरन, ठसकना, ठार, टोए, डाकती, फुनगियाना, इसी तरह से विरल, चिड़चिड़ा, सिराया जैसे शब्दों का प्रयोग। वह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गईं पूलें हमारे खेत की, कोठरी में लो बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सैंत की। गिरजा कुमार माथुर ने भी इसी तरह से सेमल की गर्मीली हल्की रुई के समान जाड़ों की धूप खिली नीले आसमान में, ये जो प्रयोग हैं, मुक्तिबोध ने भी मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, बड़ी प्रसिद्ध कविता उनकी है। इस तरह प्रबंध काव्य भी इस युग के कवियों ने लिखे। जय भारत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, दिनकर ने रश्मिरथी, दिनकर ने उर्वशी, लोकायतन, ऋतंबरा केदारनाथ मिश्र, धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया, नरेंद्र शर्मा ने द्रौपदी, कुंवर नारायण ने आत्मजयी, संशय की एक रात नरेश मेहता ने लिखा। और इन कवियों ने, नई कविता के कवियों ने मध्यवर्गीय पीड़ा को, अनास्था के स्वर को, अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा को, इन सब को उजागर किया। आगे कहते ही हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होता है। कुल मिलाकर लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, बौद्धिकता का आग्रह, दमित और अतृप्त काम वासनाओं की अभिव्यक्ति, भदेश चित्रण, ये सब कुछ इन कवियों की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता का यह जो बृहत आंदोलन है, यह आधुनिक हिंदी काव्य का, समग्र पूरे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रदेय, एक महत्वपूर्ण अवदान है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।